करेंगे जयपुर एयरपोर्ट से। यह बड़ी खबर है जिसे एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में लिखा गया है कि 3 एयरलाइंस में भी बम प्लांट किए गए हैं और इसे हल्के में मत लेना। ये मेल मिलते ही एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पिछले 5 महीने में चौथी बार ऐसा धमकी भरा मेल मिला है। इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल। मेल में लिखा 3 एयरलाइंस में भी प्लांट किए बम। 5 महीने में चौथी बार भेजा धमकी भरा मेल। जयपुर एयरपोर्ट को पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरी बार धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के मिलने के बाद में जयपुर एयरपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी। सीआईएसएफ, एटीएस, जयपुर पुलिस के कमांडो, ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से जयपुर एयरपोर्ट को खंगाल रही हैं कि कहां पर जो है वो बम प्लांट किया जा सकता है। इस दौरान किसी भी तरीके से फ्लाइट्स या जो है यात्रियों को इफेक्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल यहां पर जो है वो सभी फ्लाइट्स अपने समय पर उड़ान भर रही हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही देश के 6 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह एयरपोर्ट की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने एयरपोर्ट के साथ ही 3 एयरलाइंस में भी बम प्लांट किए जाने की बात कही है। टेरराइजर्स 111 ग्रुप की ओर से बताकर मेल में लिखा गया है कि इसको हल्के में मत लेना। एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों ने, पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया। विजिलेंस टीम ईमेल करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियों से लेकर एटीएस की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और पूरे जयपुर एयरपोर्ट को इस समय किले में तब्दील किया गया है। सर्च अभियान यहां पर जारी है और इस बार मेल भेजने वाले ने केवल जयपुर एयरपोर्ट को ही धमकी भरा मेल नहीं किया है, बल्कि ये देश के कई एयरपोर्ट को ये मेल आया है। मेल भेजने वाले ने अपने ग्रुप का नाम टेरराइजर 111 बताया, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो अभी सामने आया है। हालांकि इस मेल में कितनी गंभीरता है और इस मेल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जारी है। सूत्रों की माने तो सुबह करीब 9:45 पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर किसी व्यक्ति ने धमकी भरा मेल भेजा था। धमकी भरे मेल में लिखा, हमने एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बम लगा दिया है। एयरपोर्ट के साथ ही 3 एयरलाइंस में भी बम प्लांट किया गया है। इसको हल्के में नहीं लेना। टेरराइजर्स 111 ग्रुप। मेल करने वाले ने सभी को एक साथ धमकी भरा मेल किया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही वाराणसी, चंडीगढ़, श्रीनगर समेत भारत के कई एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन सभी एयरपोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। पिछले 4 महीने में यह चौथी बार है जब जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले इसी साल 26 अप्रैल 2024, 16 फरवरी 2024, 27 दिसंबर 2023 इन तारीखों को एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 26 अप्रैल को एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी और 2 बार ऑफिशियल कस्टम केयर आईडी पर ईमेल आया था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन में अभी तक एयरपोर्ट परिसर में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब एक सवाल की होनहार के मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुन्हाड़ी इलाके में रविवार को एक और कोचिंग छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मामले की जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन खुदकुशी की वजह अब तक पता नहीं चल सकी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर कोटा में नीट की तैयारी कर रहे सुमित की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
रविवार रात उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और उन्होंने पूरे मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है। जिस तरह से रस्सी ने कम से कम 1 इंच गर्दन काट रखी है, उससे लगता नहीं कि ये सुसाइड है। सिर्फ 2 फुट हाइट से गिरने पर इतना गर्दन नहीं कट सकती। पिछले 1 साल से सुमित कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था। आने वाले दिनों में उसका एग्जाम भी था। परिवार का आरोप है कि पढ़ाई में अव्वल आने वाला सुमित खुदकुशी नहीं कर सकता। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं कि सुमित पांचाल नाम का बालक है, रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। यहाँ पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 5 मई को इसका नीट का एग्जाम था। लैंडमार्क सिटी के उत्तम रेजिडेंसी नाम के हॉस्टल में रहने वाले सुमित ने आत्महत्या आखिर क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अब तक की जांच में इतना तो साफ हुआ है कि जिस पंखे से लटककर उसने खुदकुशी की, उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था। और राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले तो 1 दशक से उनका तबादला नहीं हो रहा है और दूसरी ओर उन्हें समय से वेतन भी नहीं मिल रहा, जिससे 40,000 से ज्यादा शिक्षक परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में विभिन्न विभाग में सबसे ज्यादा काम के प्रेशर से लेकर कई तरह की समस्याओं के लिए 3rd ग्रेड शिक्षकों का उदाहरण दिया जाता है। दरअसल ये वो शिक्षक हैं जो राजस्थान के गांव, ढाणी, कस्बे में न केवल स्कूलों में शैक्षणिक काम करते हैं, बल्कि चुनाव से जुड़े बीएलओ के काम समेत सरकार के कामकाज में भी खासे मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कि प्रति वर्ष मैं समझता हूँ 3 या 4 बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीडी अकाउंट का बजट जो है वो रेगुलर डाला नहीं जाता है। लगभग राजस्थान का 40,000 3rd ग्रेड शिक्षक है जो पीडी अकाउंट से प्रभावित होता है और उनके वेतन के समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीडी खातों से समय पर वेतन नहीं आया हो, मगर इस बार तो मार्च महीने से मई तक वेतन नहीं आया, जिसकी वजह से शिक्षक परिवार आर्थिक रूप से परेशान है। शिक्षकों की मांग है कि राजस्थान के तमाम जिला परिषदों के माध्यम से 3rd ग्रेड शिक्षकों का समय पर वेतन जारी किया जाए, ताकि शिक्षकों को राहत मिले। निश्चित रूप से चुनाव का जो राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं, ऊपर से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और मार्च के एंडिंग में जो उनके चालान कटते हैं, जो इनकम टैक्स कटता है, वो भी उनका नहीं कट पाया है क्योंकि उनको पगार नहीं मिली है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बजट सरकार जारी करे वो पूरा साल भर का अगर जारी कर दे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, कि ताकि उन शिक्षकों को बार बार सरकार की ओर नहीं देखना पड़े, क्योंकि उन्होंने काम किया है तो निश्चित रूप से वेतन के हकदार है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उनका बजट जारी, एक पूरे वर्ष भर का बजट जारी करके उनको वेतन दिलाए। बहरहाल राजस्थान में वैसे तो 48,000 से ज्यादा 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 40,000 शिक्षकों को मार्च महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिनमें 35,000 शिक्षक, 3,850 पैरा टीचर्स और 1,100 अन्य शिक्षक विभाग के कर्मचारी हैं, जो वेतन के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते लोन की किस्त से लेकर रसोई के खर्च के लिए गुरुजी को कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। जिसके चलते लोन की किस्त से लेकर रसोई का खर्च भी गुरुजी को कर्ज लेकर चलाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे दीदी के गढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा की। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट बढ़ी हुई है। प्रदेश में 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बस 4 जून को परिणाम का इंतजार है। और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रचार अभियान को धार देने में जुटे। इसी सिलसिले में सीएम ने आज दीदी के गढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया, तो इस दौरान बड़ी संख्या में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, उत्साहित नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने
ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार वहां पर लोगों को दबा कर रखना चाहती है और इसके साथ साथ कई बड़े आरोप भी ममता बनर्जी पर लगाए गए और इसके साथ साथ जीत का बड़ा दावा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किया गया। स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं और इसी दौरान जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उस दौरान संबोधन में उन्होंने ममता बनर्जी पर कई बड़े सवाल खड़े किए और कई आरोप भी लगा दिए। तो जमकर वहां पर जोश हाई रहा कार्यकर्ताओं का, बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल रहे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना आखिरकार डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को भारी पड़ गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने घोगरा को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए। विधायक गणेश घोगरा को कांग्रेस का नोटिस, 7 दिन में देना होगा कांग्रेस को जवाब। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ बर्ताव करना कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को महंगा पड़ गया है। आलम यह है कि पार्टी ने उन्हें अब एक नोटिस जारी किया है जिसका जवाब उन्हें 7 दिन के भीतर देना होगा। विधायक घोगरा पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन न करने का आरोप है। सारा मामला, क्योंकि मैं जयपुर से पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और यहाँ लड़ रहा था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जब कोई कैंडिडेट और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लिखकर भेजती है और वो यदि ये शिकायत करते हैं कि चुनाव में इन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, पार्टी से निकाला जाता है। इसके अलावा उन पर आरोप है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक अमीन खान और जालोर के बालेंदु शेखावत पर कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। राजस्थान में दोनों चरण के मतदान के बाद में कांग्रेस एक्शन में नजर आई है और अपनी पार्टी में 3 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। बाड़मेर, जालोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें बाड़मेर जालोर के मामले में पूर्व विधायक और मंत्री रहे अमीन खान के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जालोर के अंदर वैभव गहलोत को सपोर्ट नहीं करने की वजह से बालेंदु सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अमीन खान को जहां पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निकाला गया, तो वहीं बालेंदु सिंह शेखावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी, जिसमें पार्टी नेताओं के जरिए किए गए पार्टी विरोधी कामों के कारण नुकसान के अंदेशे को देखते हुए एक्शन लिया गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की ओर से 49 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, लिहाजा उन पर कार्रवाई तो बनती थी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी और पूरे देश में पीएम मोदी के गारंटी की धूम है। सुनिए क्या कुछ कहा। जब राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है तो उसमें बाड़मेर भी शामिल है और बाड़मेर में भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि बाड़मेर जिला है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको हम आगे लाने के लिए जनता के अंदर एक उम्मीद है कि अगर कोई काम करवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का एक विश्वास है और पूरे देश, राजस्थान के अंदर भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, इसलिए देश भर के अंदर एक तरह से, चाहे उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने काम कराए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बना हो, ये लोगों के दिलों में जगह कर चुके हैं और उस जगह को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा हुआ है और मोदी जी के दिल में देश का आम नागरिक बचा हुआ है। तो इसलिए देश की जनता ने विश्वास आने वाले समय के अंदर मोदी जी के प्रति रखा है और जहाँ चुनाव हुए हैं
वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण मतदान हुआ है और आगे जहां भी चुनाव होंगे वहां पर भी एक तरह से मोदी जी की लहर चल रही है और सभी जगह पर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा आम व्यक्ति कर रहा है। इसलिए 400 सीटें हैं वो उससे पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। तो महासंग्राम 2024 को लेकर वार पलटवार जिधर जारी है तो उधर पंजाब में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, जिसमें गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट मिला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी हैं। वहीं लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को टिकट मिला है। खडूर साहिब से कुलबीर जीरा और आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को टिकट दिया गया। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जहां पर गुरदासपुर से टिकट मिला है प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को। तो जीत का दम भरते हुए भी रंधावा नजर आए। जब उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी। कांग्रेस हाईकमांड ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और मेरे में फेथ उन्होंने किया है कि वहाँ मेरे को भेजा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पंजाब के जो लीडर हैं और खास करके गुरदासपुर के जो लीडर हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। और साथ साथ जो आपने कहा कि बीजेपी भी है, तो राजस्थान 1.5 साल से मैं बीजेपी के साथ ही लड़ाई करके आया हूं। और जो कहते थे कि राजस्थान की वन साइडेड है, तो हमने वहां भी बीजेपी